नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर सवालों को। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द दोस्तों वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का दोस्तों। ठीक है, और उसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो प्लीज़ आप लोग तैयारी में लग जाइए ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वीडियो ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दी सभी के पास। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि गैलियम तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों। तो गैलियम जो तत्व का परमाणु संख्या होता है वो दोस्तों 31 होता है। क्या होता है? 31। गैलियम का दोस्तों संकेत क्या होता है दोस्तों? तो Ga होता है। क्या होता है? Ga ये गैलियम का संकेत होता है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो होता है गैलियम, ये नरम चांदी जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? नरम, या देखिएगा ये नरम जो होता है, नरम चांदी जैसा होता है दोस्तों गैलियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका परमाणु संख्या 31 होता है। क्या होता है? 31। 47 दोस्तों किसका होता है? ये दोस्तों Ag होता है। Ag, ठीक है, यानी Ag यानी कि चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 47 होता है। Pb दोस्तों 82। ठीक है, याद रखिएगा Pb यानी कि सीसा दोस्तों किसका होता है? Pb 82। ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या दोस्तों आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि साइंस में अगर आप परमाणु संख्या पूछता है उसका संकेत भी पूछेगा। ठीक है, अगर लोहा का दोस्तों पूछेगा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, और Fe जो होता है मेन रूप से किसका होता है? लोहा का। 26 होता है। क्या होता है दोस्तों? 26। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैलियम तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 31 होता है। ठीक है, जैसे पूछेगा दोस्तों सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का जो संकेत Au होता है, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक है, Hg दोस्तों, Hg क्या होता है? Hg दोस्तों पारा होता है। पारा दोस्तों क्या होता है? ये पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। आ धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? याद रखिएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पारा, ठीक है, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है कि पश्च, ठीक है, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन प्राप्त करती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों, ये क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा दोस्तों यकृत। क्या होता है दोस्तों? यकृत। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, लीवर दोस्तों। ठीक है, लीवर होता है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो वजन होता है लीवर का 1.5 kg के आसपास होता है, यानी कि 1.5 kg दोस्तों इसका वजन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपका दोस्तों अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय का जो दोस्तों इसका जो होता है लंबाई याद रखिएगा, ये 6 से 10 इंच का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय की जो लंबाई होती है वो 6 से 10 इंच का होता है। अग्नाशय को दोस्तों इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों अग्नाशय, और सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत, जिसका वजन 1.5 kg होता है। ठीक है, तो पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है दोस्तों? ये ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखिए। 3 आपके सामने है कि आधुनिक जीवाणु के जनक कौन है दोस्तों? तो आधुनिक जीवाणु जो जनक है दोस्तों रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट जो कोच है, ये आधुनिक जीवाणु के जनक है दोस्तों। अच्छा, जीवाणु का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है याद रखिएगा। तो जीवाणु का जो अध्ययन है, ये आपको ध्यान रखना है, जीवाणु का अध्ययन। ठीक है, जीवाणु का अध्ययन दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिए दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरियोलॉजी जो है, बैक्टीरियोलॉजी फिर से दोस्तों लिख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का जो अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। कोशिका का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, विषाणु का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, तो विषाणु का जो अध्ययन कहलाता है, विषाणु का अध्ययन, ये आपको ध्यान रखना है,
विषाणु का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन और बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन। ठीक है, और आधुनिक जीवाणु के जनक कौन कहलाता है? रॉबर्ट कोच कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर दोस्तों याद है, चेचक का टीका खोज किसने किया था? तो चेचक का टीका खोज किसने किया था? तो चेचक के टीका, ठीक है, चेचक के टीका, चेचक के टीका खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका खोज किया था। लुई पास्चर दोस्तों याद रखिए दोस्तों, रेबीज के टीका खोज किया था। रेबीज याद रखिएगा कि रेबीज के टीका, ठीक है, रेबीज के टीका खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीका खोज किया था लुई पास्चर ने। चेचक के टीका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। थियोफ्रेटस को दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक, याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को। ठीक है, और जीव विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? अरस्तु को। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक दोस्तों, तो जीव विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे कि आधुनिक जीवाणु के जनक रॉबर्ट कोच कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है, चेचक के टीका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 4 नंबर सवाल, 4 आपके सामने है कि ऑक्जेलिक अम्ल का यूपिक नेम क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो यूपिक नेम होता है आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एथेनडोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनडोइक अम्ल, डोइक। ठीक है, यहाँ पे एथेनडोइक अम्ल होता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का यूपीएसी नेम, यानी यूपिक नेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, एसिटिक अम्ल का यूपिक नेम क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का, ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC यूपिक नेम जो होता है, एसिटिक अम्ल का यूपिक नेम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा, CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH दोस्तों, ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है ये मेन रूप से एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा कि मेथनोइक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा चींटी के डंक में। ठीक है, चींटी, ठीक है, चींटी के डंक में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में दोस्तों मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है दोस्तों? यूपिक नेम, तो एथिडोइक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल किसका होता है दोस्तों? ये एसिटिक अम्ल का UPAC नेम होता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH। एसिटिक एसिड में दोस्तों यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेथनोइक अम्ल दोस्तों चींटी का डंक पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा, देखिए 5 नंबर सवाल, 5 आपके सामने है कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र आपको ध्यान रखना है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग दोस्तों क्या होता है? ये संवेग होता है। क्या होता है? संवेग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे संवेग क्या है दोस्तों, ये सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण दोस्तों क्या कहलाता है? ये दोस्तों याद रखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल कहलाता है, यानी FMA। ठीक है, यानी F बराबर क्या होता है? F बराबर MA होता है, M गुना A। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए F बराबर क्या होता है दोस्तों? F बराबर M गुना A होता है। एक यहाँ पे M क्या है? M दोस्तों द्रव्यमान है, यानी कि मास है। ठीक है, मास है। और त्वरण क्या है दोस्तों? एक्सिलरेशन। क्या है दोस्तों? एक्सिलरेशन। ठीक है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है, इसका याद रखिएगा, SI मात्रक याद रखिएगा। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कैसा मात्रक? त्वरण क्या है दोस्तों? एक त्वरण है सदिश राशि। त्वरण क्या है? ये दोस्तों सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अगर बात पूछेगा, देखिए दोस्तों याद रखिए दोस्तों, जैसे कि बल गुणे विस्थापन दोस्तों क्या होता है? कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है? कार्य बराबर, तो बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन जो होता है, ये कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अगर पूछेगा शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्षेत्रफल। ठीक है, कार्य बटा क्षेत्रफल होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
कार्य बटा क्षेत्रफल दोस्तों किसका होता है, ये शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, शक्ति का ऐसा मात्रक कार्य बटा क्षेत्रफल, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने त्वरण दोस्तों किसका होता है, ये बल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एफ बराबर एम ए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा। देखिए 6 नंबर सवाल, 6 आपके सामने है कि दाब का सूत्र क्या है। तो दाब बराबर क्या होता है, ठीक है, दाब बल बटा क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बैरोमीटर का, ठीक है, बैरोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बैरोमीटर का भी खोज किसने किया था, मेन रूप से याद रखिएगा दोस्तों, बैरोमीटर का जो खोज किया था, बैरोमीटर का जो निर्माण किया था, ठीक है, यानी बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था, आपको ध्यान रखना है कि बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर का निर्माण याद रखिएगा कि बैरोमीटर का जो निर्माण किए थे वो टॉरिसेली किए थे, टॉरिसेली ने, ठीक है, टॉरिसेली इनका नाम था वैज्ञानिक का, टॉरिसेली ने बैरोमीटर का निर्माण किया था और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अच्छा पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी सतह पर वायुमंडलीय जो दाब होता है 1.013 गुने 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका होता है, ये पृथ्वी सतह पर वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये होता है आपका 1 याद रखिएगा 1.013 गुने 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है, किसका होता है। अच्छा दाब का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पास्कल, ठीक है, ये किसका होता है, तो ये दोस्तों दाब का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। और दाब का जो सूत्र होता है बल गुने बल बटा क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यानी फोर्स बटा एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था, टॉरिसेली ने किया था, ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1.013 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कीजिएगा, देखिए 7 नंबर सवाल, 7 आपके सामने है कि एक तरल या फिर जल द्वारा गैस या फिर जलवाष्प में परिवर्तित, यहाँ पे दोस्तों मैं नहीं होगा बल्कि सिर्फ में होगा, क्या होगा, में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक तरल यानी एक तरल पदार्थ एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित, अगर कोई द्रव है उसको डायरेक्ट गैस में परिवर्तित करेंगे तो कैसे द्वारा, किस द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिएगा, देखिए 8 नंबर सवाल, 8 आपके सामने है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है दोस्तों, कार्बन 6 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन क्या होता है दोस्तों, 6 हो जाएगा इसका, 6, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं याद रखिएगा, तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, कितने अप्रूप होते हैं, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, अपरूप, ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा होता है, देखिए दोस्तों हीरा होता है, ठीक है, हीरा दोस्तों, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक कितना होता है याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये 2.42 होता है, क्या होता है, 2.4। ये सबसे ये कठोर पदार्थ है दोस्तों, क्या है ये कठोर पदार्थ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये कठोर पदार्थ है, ठीक है, हीरा क्या है, कठोर पदार्थ है। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक दोस्तों किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है। ग्रेफाइट दोस्तों क्या है, ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6 दोस्तों। 7 याद रखिएगा, 7 किसका होता है, ये नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन किसका होता है, और 7 का नाइट्रोजन होता है। 8 दोस्तों क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 5 किसका होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
क्या होता है दोस्तों, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन का होता है, याद रखिएगा बोरॉन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% दोस्तों पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो ऑक्सीजन उसका कितना परसेंट, 21%। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों तो 0.03% पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप सवाल पूछेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, याद रखिएगा यूरिया, यूरिया जो खाद होता है यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, 46% पाया जाता है। कितना परसेंट, तो यूरिया खाद में नाइट्रोजन 46%। यूरिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो NH2 होता है, CONH2, ठीक है, याद रखिएगा NH2 CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, वायुमंडल की बात करेंगे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में जो है, सॉरी ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन पाया जाता है 71%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हीलियम पाया जाता है दूसरे तत्व में, कितना, 26%। और बाकी जो है अन्य गैस पाई जाती है, अन्य गैस पाई जाती है, बाकी कितना हो गया, ये दोस्तों 97 हो गया। तो 3% जो है वो अन्य गैसें पाई जाती है ब्रह्मांड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा, देखिए 9 नंबर सवाल। 9 आपके सामने है कि मीथेन के लिए सूत्र क्या है दोस्तों, तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4, ठीक है, याद रखिए। मीथेन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है, मार्स गैस। मीथेन को ही गोबर गैस कहा जाता है, मार्स गैस, याद रखिएगा। मीथेन को दोस्तों क्या कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। धान के खेत में दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है मीथेन, ठीक है, याद रखिएगा। धान के खेत में, ठीक है, धान के खेत में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि धान के खेत में दोस्तों सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है, ठीक है, दलदली क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे, देखिए N2O दोस्तों क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों होता है, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। लाफिंग गैस किसका होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Na2B4O7 10H2O, याद रखिएगा दोस्तों, किसका होता है, तो बोरेक्स यानी कि सुहागा, बोरेक्स, बोरेक्स क्या का सुहागा का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है सुहागा का, Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O, ये बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक सूत्र होता है। C6H6 दोस्तों किसका होता है, ये बेंजीन का होता है, बेंजीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अभी हम यूरिया को बताए थे दोस्तों, यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का याद रखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO, होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। फिटकरी का दोस्तों क्या होता है, फिटकरी का याद रखिएगा दोस्तों, फिटकरी का, ठीक है, जिसको पोटास एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम का जो सूत्र होता है क्या होता है, K2SO4, K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3.24H2O होता है, थोड़ा लंबा होता है, याद रखिएगा। K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3.24H2O, या फिटकरी या फिर पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर पूछेगा, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिएगा CaSO4.12H2O होता है, हाफ H2O, ठीक है, किसका होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जिप्सम का दोस्तों क्या होता है, जिप्सम का याद रखिएगा, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, ठीक है, क्या होता है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, आंसू गैस है, जैसे यहाँ पे लाफिंग गैस है यानी हंसाने वाली गैस, और आंसू गैस का दोस्तों क्या होता है, याद रखिए दोस्तों, आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है आंसू गैस का, ठीक है, ये आपका CCl3NO2 होता है। क्या होता है, CCl3NO2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे,
देखिए 10 नंबर सवाल देखिएगा कि पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए, यानी कि पौधों के बढ़िया विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक। क्या कहते हैं दोस्तों? उर्वरक। ठीक है, यानी पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उर्वरक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 11 नंबर सवाल। देखिए 11 आपके सामने है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है दोस्तों? ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये इंटरफेरॉन करती है। क्या करती है? इंटरफेरॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि इंटरफेरॉन दोस्तों क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरफेरॉन क्या है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन। इंटरफेरॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, इसका जो खोज किए थे लिंडमैन ने किया था। लिंडमैन। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरफेरॉन को खोज किया था लिंडमैन ने किया था। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये मेन रूप से क्या करता है? संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो संक्रमित जो प्रोटीन कोशिकाएं हैं इंटरफेरॉन करते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? इसे खोज किया था लिंडमैन ने किया था। और ग्लाइकोप्रोटीन दोस्तों मेन रूप से इंटरफेरॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए 12 नंबर सवाल। देखिए 12 आपके सामने है कि पराग कणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है? जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये आपका है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, याद रखिएगा। तो पराग कणों की बाह्य परत एक्सिन, ठीक है, किसकी बनी होती है? जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों, तो स्पोरोलेनिन। ठीक है, याद रखिएगा। वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एमिनोफिली कहते हैं। ठीक है, वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो वायु द्वारा परागन को एमिनोफिली कहते हैं। ठीक है, परागन। ठीक है, याद रखिएगा। परागन एमिनोफिली। ठीक है, एमिनोफिली कहते हैं। याद रखिएगा। वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो एमिनोफिली कहते हैं। चेप्टोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागन को चेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेप्टोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा, देखिए 13 नंबर सवाल। 13 आपके सामने है कि लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? समानांतर विधि का। ठीक है, यानी लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा, देखिए 14 नंबर सवाल। 14 आपके सामने है दोस्तों कि किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का, ठीक है, आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह क्या कहलाएगा दोस्तों? दोस्तों क्रांति कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। देखिए क्रांति कोण दोस्तों लाल रंग में अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, क्रांति कोण जो होता है वो मेन रूप से यहाँ पे लिख लेते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, देखिए क्रांतिक, लिख लीजिएगा कि क्रांतिक कोण लाल रंग में अधिक होता है। लाल रंग में क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लाल रंग में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है दोस्तों, होता है। याद रखिएगा, क्रांति कोण लाल रंग में क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि क्रांति कोण जो होता है, ठीक है, क्रांति कोण, ठीक है, वो क्या होता है? बैगनी रंग में कम होता है। बैगनी रंग में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो सबसे अधिक जो क्रांति कोण होता है वो लाल रंग में होता है, सबसे कम दोस्तों बैगनी रंग में। यानी क्रांति कोण लाल रंग में अधिक होता है दोस्तों और क्रांति कोण बैगनी रंग में कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्रांति कोण का जो मान होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा, देखिए 15 नंबर सवाल। 15 आपके सामने है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? यानी औसत वर्ग बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए सीडेटिव, ये क्या है दोस्तों? ये औसत वर्ग से संबंधित है। नारकोटिक्स, ये क्या है दोस्तों?
नारकोटिक्स जो जांच करता है दोस्तों, नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, ठीक है, वो क्या करता है, मेन उससे औषधि, यानी कि अगर जैसे कि सलमान खान, सॉरी शाहरुख खान का जो बेटा, ठीक है, पकड़ाया था दोस्तों आर्यन खान, ठीक है, नारकोटिक्स ब्यूरो ही उसका जांच उस किया था खास करके, ठीक है। तो नारकोटिक्स दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, औषध से संबंधित है। कैनेबिस दोस्तों क्या है दोस्तों, ये भी औषधि से संबंधित है। अस्कीट ये औषध वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है, अस्कीट, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा, देखिए दोस्तों अगला 16 नंबर सवाल देखिए। 16 आपके सामने है कि संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है दोस्तों। फिनॉल जो है मेन रूप से ये जो है ये क्रोमिक अम्ल के साथ, किस अम्ल के साथ, तो क्रोमिक अम्ल के साथ, यानी कि संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक यूनोन। देखिए दोस्तों जितना भी सवाल मैं करवा रहा हूं दोस्तों, सभी सवाल प्रीवियस से सवाल में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बेंजेक यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है दोस्तों, ठीक है। एसिटिक एसिड दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या बताए थे, CH3COOH इसका सूत्र होता है। सिरका में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैलिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सेब में दोस्तों क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों H2SO4, इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। कार के बैटरी में जो पाया जाता है कौन सा अम्ल, कार के बैटरी में, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। बेंजोइक अम्ल दोस्तों घास में, ठीक है, घास में दोस्तों बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों मूत्र में, ठीक है, मूत्र में दोस्तों क्या पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। अच्छा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है याद रखिएगा 6 होता है, क्या होता है, 6, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। घास में मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों ये कार, यानी कार में जो बैटरी होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। और मैलिक अम्ल सेव में दोस्तों, ठीक है। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में, ठीक है, याद रखिए। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 17 आपके सामने है कि अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 18 नंबर सवाल। 18 के सामने है कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है, ठीक है दोस्तों। ये किडनी करता है, कौन करता है, किडनी, ठीक है, ये आपको ध्यान। किडनी का दोस्तों कार्य क्या होता है, तो किडनी का कार्य होता है, ठीक है, रक्त में जो अशुद्धि पदार्थ है उसको दोस्तों दूर करना, ठीक है, रक्त में अशुद्धि पदार्थ को दूर करना, याद रखिएगा। रक्त में, ठीक है, अशुद्धि पदार्थ को दूर करना, अशुद्धि, अपशिष्ट कह सकते हैं, अपशिष्ट को दूर करना दोस्तों, ठीक है, ये आपको दूर करना क्या करता है, ये मेन रूप से किडनी का काम होता है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ को दूर करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। खून का शुद्धिकरण करना दोस्तों, ठीक है, यानी खून का शुद्धिकरण करना, ठीक है, लिख सकते हैं खून का, ठीक है, खून का शुद्धिकरण करना, ठीक है, याद रखिएगा। खून का शुद्धिकरण करना दोस्तों क्या होता है, ये मेन रूप से किडनी का कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। हड्डियों को मजबूत करना दोस्तों, याद रखिएगा, हड्डियों, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करना किसका कार्य होता है, तो ये दोस्तों मेन रूप से याद रखिएगा, ये किडनी का कार्य होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है, किडनी। अच्छा, रक्त का दोस्तों क्या है, ये तरल संयोजी उत्तक, याद रखिए। रक्त क्या है, रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है, क्या कह सकते हैं इसको, रक्त जो है तरल संयोजी दोस्तों उत्तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 दोस्तों क्या होता है, ये क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्षारीय होता है रक्त का पीएच मान, ठीक है दोस्तों। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 19 नंबर। 19 आपके सामने है कि निम्न में से किस तत्व में धात्विक और आधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है।
तो जो धात्विक और अधात्विक दोनों भी पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उपधातु, यानी उसको कह सकते हैं मेटलॉइड। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मेटलॉइड, ठीक है। यानी मेटलॉइड जो मेटल से पाया जाता है, यानी धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है मेटलॉइड में, ठीक है, तो उसे उपधातु कहते हैं। और उपधातु की संख्या दोस्तों कितनी है? तो उपधातु की जो संख्या है, उपधातु की संख्या 7 है। कितना दोस्तों? 7, ठीक है। अच्छा, उपधातु कैसा होता है दोस्तों? उपधातु जो होता है ये याद रखिएगा, ये इसमें चमक होती है दोस्तों। क्या होता है उपधातु में दोस्तों? क्या होती है उपधातु में? चमक होती है, ठीक है। उपधातु दोस्तों क्या होता है? उपधातु है भंगुर होता है। क्या होता है? ये भंगुर होता है। उपधातु में चमक होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। जैसे धातु, धातु किसे कहेंगे? जैसे हम लोग पढ़ते थे जिसमें चमक होती है, जिसमें आघात वर्धनीय होती है, उसे हम पढ़ते थे पहले दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं पढ़ना है। धातु जिसे कहते हैं जिसके वायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जिसके वायतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, ठीक है। यानी जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जानते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यानी जिसके वायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। और जिसके वायतम कक्षा में, ठीक है, जिसके वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु, ठीक है। जिसके वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। और जिसके वायतम कक्षा में, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, समझिए। जिसके वायतम कक्षा में 5, 6, 7, ठीक है, उसे अधातु कहते हैं, अधातु। जिसके वायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहेंगे? वो अधातु कहेंगे। और जिसके वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे निष्क्रिय कहते हैं। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है, या फिर इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके वायतम कक्षा हो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके वायतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन से धातु कहेंगे। जिसके वायतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन से अधातु कहेंगे। और जिसके वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से उपधातु कहेंगे। और जिसके वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहेंगे? निष्क्रिय गैस। यानी सवाल पूछता भी है कि निष्क्रिय गैस के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो निष्क्रिय गैस के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा सवाल कि निष्क्रिय गैस कितने होते हैं? निष्क्रिय गैस की संख्या 6 होती है, ठीक है। निष्क्रिय गैस की संख्या 6 कौन कौन सी होती है? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे तो हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, आर्गन, Ar आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Rn से रेडॉन, ठीक है, और Xe से जेनॉन, ठीक है, Xe से जेनॉन। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? पांचवा रेडॉन, और Xe से जेनॉन, छठा, ठीक है। तो 6 दोस्तों अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 6 अक्रिय गैस होते हैं। सवाल पूछेगा कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन, रेडॉन जो है ये सबसे भारी है दोस्तों। रेडॉन क्या है? ये सबसे भारी है। रेडॉन क्या है दोस्तों? ये सबसे भारी अक्रिय गैस है, सबसे भारी अक्रिय गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस, वो दोस्तों रेडॉन। ये दोस्तों अक्रिय सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे भारी जब रहेगा दोस्तों तो ये पृथ्वी की सतह में पाया जाएगा, वायुमंडल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो सवाल ऐसे पूछता है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों रेडॉन, क्योंकि दोस्तों भारी है इसलिए पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, मेटलॉइड। यानी किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो मेटलॉइड तत्व। उसे क्या कहेंगे? उसे उपधातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु, ठीक है, उपधातु, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा, देखिए 20 आपके सामने है कि क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो क्लोरोएथेन का जो सामान्य नाम है वो विनाइल क्लोराइड है। क्या है दोस्तों? विनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो C2H3Cl होता है। क्या होता है? C2H3Cl। मेथिलीन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, CH2Cl2 होता है। क्या होता है? CH2Cl2, ये मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। विनाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र C2H3Cl होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का दोस्तों CHCl3 होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल क्या था कि क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करेंगे, 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 आपके सामने है कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की
घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये मेनू से मैग्नस प्रभाव के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मैग्नस प्रभाव के द्वारा, यानी कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अगला 22 देखिएगा, अगला आपके सामने है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है, दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में दोस्तों याद रखिएगा आयोडीन 131 का, ठीक है, थायराइड ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में, ग्रंथि के कैंसर के इलाज में किसके इस्तेमाल किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 23 नंबर सवाल कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, अस्पंज। देखिए दोस्तों ये क्या जाता है, पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा संघ के प्राणी को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये अस्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा जो संघ के प्राणी होते हैं मेन रूप से ये दोस्तों पहाड़ों पे पाए जाते हैं और ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पोरीफेरा जो संघ के प्राणी होते हैं मेन रूप से ये चट्टान पे पाए जाते हैं और ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, पोरीफेरा, ठीक है। तो किस समूह के सदस्य को, तो पोरीफेरा समूह के सदस्य को दोस्तों आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अस्पंज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अगला 24 नंबर सवाल, 24 आपके सामने है कि कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी है दोस्तों, तो वह दोस्तों सेंट्रोसोम, कौन सी है दोस्तों, सेंट्रोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी है दोस्तों, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। राइबोसोम को दोस्तों किसने खोज किया था, जॉर्ज पिलार्ड ने किया था, याद रखिएगा, जॉर्ज पिलार्ड, ठीक है, पैलेड, जॉर्ज पैलेड ने 1955 में राइबोसोम का खोज किया था, याद रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली दोस्तों याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को खोज किसने किया था, तो डी दुबे ने किया था, ठीक है, डी दुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। कोशिका का शक्तिगृह दोस्तों किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति, हिंदी इतना, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, याद रखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का शक्तिगृह, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को खोज डी दुबे ने किया था, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इसका खोज जॉर्ज पैलेड 1955 में किया था, ठीक है। और कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है, तो दोस्तों सेंट्रोसोम है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 25 नंबर सवाल, 25 आपके सामने है कि एक कोशिका अथवा कतोतक द्वारा संपूर्ण पौधे, दोस्तों कतोतक, ठीक है, कतोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों, ठीक है, तो ये पूर्ण सककता कहलाती है, पूर्ण सककता, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। एक कोशिका अथवा कतोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सतर्कता कहलाती है। कोशिका का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन, ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, साइटोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ठीक है। कोशिका खोज किसने किया था? ठीक है, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब किए थे? 1865 में, ठीक है, 1865 में किए थे। ये जो कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका खोज किए थे। कौन सी कोशिका? ये मृत कोशिका खोज किए थे, जो मरा हुआ कोशिका था। जो कोशिका खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो मरा हुआ कोशिका था, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका खोज किए थे, आपको ध्यान रखना है, जीवित कोशिका खोज, जीवित कोशिका खोज किसने किए थे? तो जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किए थे। कब किए थे? तो 1674 में किए थे। कब किए थे? 1674, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए 26 नंबर सवाल। 26 आपके सामने है कि कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड के तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये संकरण प्रभावित करता है। क्या करता है? संकरण, ठीक है। यानी कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड के तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? संकरण, ठीक है। चलिए देखिए अगला 27 नंबर सवाल। 27 आपके सामने है कि जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है दोस्तों? तो जलीय दाब द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, ये आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। कैसे तनाव? आयतनिक तनाव, ठीक है। यानी जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए 28 नंबर सवाल। 28 आपके सामने है कि प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। तो प्रकाश विद्युत धारा का जो अधिकतम मान कहलाता है वो संतृप्त धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त धारा, ठीक है। यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला 29 नंबर सवाल। देखिए 29 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों? तो नींबू, ठीक है। देखिए नींबू में से सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर सवाल पूछेगा कि दोस्तों मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए हम बताए थे मूत्र में, फिर दोस्तों मूत्र में प्लस घास में, मूत्र में प्लस घास में दोस्तों कौन सा पाया जाता है? याद रखिएगा मूत्र में प्लस घास में बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बेंजोइक अम्ल मूत्र में प्लस घास में। दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है, याद रखिएगा अम्ल, वो दोस्तों इमली पाया जाता है। सिरका में दोस्तों, सिरका में याद रखिएगा, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल याद रखिएगा दोस्तों। टमाटर में दोस्तों, टमाटर में याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल, मूत्र प्लस घास में बेंजोइक अम्ल। जैसे पूछेगा दोस्तों चींटी के डंक में, याद रखिएगा चींटी के डंक में दोस्तों, याद रखिएगा चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल। देखिएगा 30 आपके सामने है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है दोस्तों। ये अपकेंद्रीय, ये अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल, ठीक है, याद रखिएगा।
यानी किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 31 है कि वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है। तो वाष्प पे तरल, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेन रूप से संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। ठीक है, सवाल क्या है? वाष्प को तरल में, यानी कि वाष्प को सीधे तरल में परिवर्तन, अगर जो वाष्प बना हुआ है उसको तरल में करेंगे यानी कि जल में करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो संघनन कहलाएगा दोस्तों। ठोस में क्या होता है? तो ठोस में जो होता है दोस्तों, गैस, ठोस पदार्थ को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? यानी ठोस को गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी ठोस को गैस में बदलना, ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ठोस से सीधे, यानी ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और वाष्प का दोस्तों तरल में बदलना क्या कहलाता है? वो संघनन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, देखिए 32 नंबर। 32 आपके सामने है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों। तो बेरिलियम का जो होता है, याद रखिएगा, जब बताए थे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 4 होता है बेरिलियम का। ठीक है, Br होता है संकेत होता है, क्या होता है? Br। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्या हो जाएगा? 3 लिथियम। आपको दोस्तों परमाणु संख्या और परमाणु उसका जो संकेत होता है दोस्तों वो भी याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सवाल पूछता है। तो लिथियम का क्या हो जाता है? लिथियम का दोस्तों 3 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 5 दोस्तों किसका हो जाता है? ठीक है, 6 दोस्तों किसका हो जाता है? कार्बन का। बोरोन का 5। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 33 नंबर सवाल देखिए, तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों। तो तनाव ज्ञात करने का जो सूत्र है, तनाव यानी कि स्ट्रेस, ये क्या है दोस्तों? तो बल बटा क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों? बल बटा क्षेत्रफल। यानी तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 34 नंबर। 34 है कि फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो C6H5OH क्या होता है? C6H5OH, ये फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। C2H5OH दोस्तों, ये इथाइल अल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है दोस्तों। CH3COOH दोस्तों किसका होता है? ये एसिटिक अम्ल का होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, याद रखिएगा। C12H22O11 ये चीनी का सूत्र होता है, चीनी। ठीक है, याद रखिएगा। C6H12O6 दोस्तों, ये ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है, C6H6 दोस्तों, C6H6 किसका होता है? ये बेंजीन का होता है, बेंजीन। ठीक है, CH4 दोस्तों मीथेन का होता है, मीथेन को ही मार्स गैस, गोबर गैस इसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5OH। चलिए अगला देखिएगा, लास्ट सवाल आज का। देखिए 35 नंबर सवाल। 35 आपके सामने है कि प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? प्रकाश में। ठीक है, तो टोटल, ठीक है, याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक अदृश्यमान है। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ ठीक है, तो प्रकाश का जो चाल होता है देखिएगा, प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रकाश क्या है दोस्तों? ये अदृश्यमान है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये TIR का पूर्ण रूप होता है। ठीक है,
दोस्तों हमने टोटल 35 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।